हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आप लोग देखिएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे हम सभी को बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, संसद, राज्यसभा। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे हम सभी को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति। और एक मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। और लोकसभा जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा सामूहिक रूप से भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और एक लोकसभा सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधि क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इससे ये भी याद रखिएगा कि जो सांसद होते हैं अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत सांसद है, अनुच्छेड 80 के अंतर्गत राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ... धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र से अभिक्रिया करती है, फास्ट तेजी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन में आपको दिया है NaCuZnAl यानी कि सोडियम, तांबा जो कॉपर होते हैं, जिंक, जस्ता, एल्युमिनियम। तो आपको बताना है चारों में से कौन से जो धातु हैं जो ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि सोडियम, Na। तो सोडियम ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो सोडियम होते हैं यह पानी के बूंदों में विभक्त नहीं होता है सोडियम। और सोडियम जो जल के साथ अभिक्रिया करेगा क्या देता है। आप इसे भी याद रखिएगा। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और इसे चाकू से काटा जा सकता है, आप लोग जानते ही होंगे सोडियम को। और इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, पानी से ये हल्का होता है सोडियम। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद इसका रंग पीला होता है और वेपर लाइट में इसका यूज होता है। तो सारे क्वेश्चन को सोडियम से रिलेटेड आप याद रखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है। क्या होता है। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब इसका कलर जो होता है, रंग होता है, क्या होता है, कौन सा कलर होता है। ऑप्शन में आपको दिया रंगहीन, बैंगनी, नीला, गुलाबी। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाए यानी कि बैंगनी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो इसका कलर बैंगनी होता है। आप इसे याद रखिएगा। जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है वो अम्ल बदल देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बदल देता है कौन, अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। और जब लिटमस विलयन ना अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा तो इसका रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये किससे संबंधित क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। आप इसे याद रखिएगा। हम पहले भी बता दिए थे जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं हम सभी को बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन पॉलिटी से है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। आपको ये बताना है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, अध्यक्ष। ऑप्शन में आपको दिया मीरा कुमार, रीता फारिया, सन्नो देवी, सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीरा कुमार। ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी, भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। और किस नंबर की थी, 15 नंबर की थी। आप इसे याद रखिएगा। 16 नंबर के कौन थे, सुमित्रा महाजन। उसके बाद वर्तमान में 17वें नंबर के कौन है, ओम बिड़ला। आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा को निम्न
सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। तो सारे क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी से क्वेश्चन था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बायोलॉजी से है कि अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? जो अंडा देते हैं जो प्राणी, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको दिया एक कोशिकीय, जरायुज, समसूत्री, अंडज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अंडज। जो प्राणी अंडे देते हैं उसे क्या कहे जाते हैं? अंडज कहे जाते हैं। आप इसे याद रखिएगा। और ये जो जितने भी पक्षी वर्ग होते हैं फ्रेंड्स, सभी अंडज होते हैं। और स्तनधारी जो होते हैं, जो बच्चे जन्म देते हैं, उस प्राणी को स्तनधारी कहा जाता है। जो अंडे देते हैं उस प्राणी को अंडज कहा जाता है। और जितने भी पक्षी वर्ग है सभी अंडज है। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य आमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो आपको बताना है जो आमुक्त माल्याद है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन में आपको दिया गुरु बसव, श्री कृष्ण देव राय, तुलसीदास, कालिदास। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाए यानी कि कृष्ण देव राय आमुक्त माल्याद के लेखक हैं। और तेलुगु में लिखा गया इसका पुस्तक था आमुक्त माल्याद। उसके बाद संस्कृत में लिखा गया पुस्तक था जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम ये संस्कृत में इसकी रचना है और तेलुगु में इसकी रचना है आमुक्त माल्याद। आप इसे याद रखिएगा। ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महानतम शासक कौन थे? कृष्ण देव राय। और ये किस वंश के थे? तो ये तुलुब वंश के थे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का दो भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ है? विजयनगर, कर्नाटक में। आप इसे भी याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हम सभी को बता दिए, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? ऑप्शन में आपको दिया भारत, भूटान, पाकिस्तान, चीन। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाए यानी कि पाकिस्तान। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? तो बोलन दर्रा ये पाकिस्तान में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। भारत में कौन कौन से दर्रे हैं? जिस तरह नाथुला दर्रा हो गया भारत में, सिक्किम में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर में है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद नाथुला बता दिए भारत में। सभी दर्रे भारत में है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा था बोलन दर्रा किस देश में? तो पाकिस्तान में है बोलन दर्रा। तो आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पूछे हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में, उसमें सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी से पूछे हैं। आप लोग को सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा, ना ही एक विषय को लेकर चलिएगा। तो सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ऑप्शन में आपको दिया है ग्रेफाइट, फुलेरीन, डायमंड, कोयला। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाए यानी कि कोयला। कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। इसके अलावा ग्रेफाइट, फुलेरीन, डायमंड ये सभी कार्बन का अपरूप है। कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। आप इसे याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद बिटुमिनस हुआ, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और पीट सबसे घटिया कोयला है और सबसे अधिक धुआं देता है। ताप कम धुएं जता देगा, वो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला हुआ। और सबसे अधिक उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट हुआ। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? ऑप्शन में आपको दिया चिंपांजी, जीवाणु, चीनी स्कूली लड़का, मकड़ी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में रेलवे ग्रुप डी में। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाए यानी कि चीनी स्कूली लड़का विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना के अनुरूप है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा जो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप इसे याद रखिएगा। और प्रकाशित कब हुआ था? 1859 में। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकासवाद का सिद्धांत जो प्राकृतिक उन्नयन का सिद्धांत है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन का बहुत ही फेमस पुस्तक था कौन? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप इसे भी याद रखिएगा। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कब प्रकाशित हुए थे? 1859 में। तो सभी बातों को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए ये परियोजना कोई पढ़ता भी नहीं होगा, सब पढ़ता
तुलबुल परियोजना, ककरापारा, जायकाबाड़ी, ये सब पड़ता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए किस परियोजना को पूछा, रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस स्टेट में, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया असम, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर बता दें ऑप्शन बी हो जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना, आप इसे याद रखिएगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है, प्रोजेक्ट है जो हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भीमा परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। जायकाबाड़ी परियोजना किस राष्ट्र मतलब स्टेट में है, महाराष्ट्र में है। यानी कि भीमा और जायकाबाड़ी दोनों परियोजना महाराष्ट्र में है। नाथवा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। पनामा प्रोजेक्ट यानी परियोजना ये गुजरात में है। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। पंचायत बांध ये झारखंड में है। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना केरल में है। तो सभी परियोजना को आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करा दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।